गुड मॉर्निंग बच्चों। पीएस एजुकेशन गुरु की कक्षा 10 की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.3 का हल करेंगे, जिसके अंदर हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा। तो सर्वप्रथम हमें अपरिमेय संख्या के बारे में जानना आवश्यक है। अपरिमेय संख्या होती क्या है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अन्य उदाहरण से हम समझना चाहें तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका जो वर्गमूल है वो अपरिमेय संख्या के अंदर ही आता है। तो हम यहाँ पे अपरिमेय संख्या है वो दो प्रकार से हल करेंगे। एक सिर्फ और सिर्फ अकेली अपरिमेय संख्या, और एक यदि हमें गणितीय सहक्रिया के रूप में दी यानी प्लस माइनस गुणा भाग में दी गई अपरिमेय संख्या है, उन्हें सिद्ध करना है। आज का हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 3 + 2 √5, दूसरा क्वेश्चन है 5 - √3, तीसरा क्वेश्चन है 1 बटा √2 और चौथा क्वेश्चन है 3 √5। इन सभी संख्याओं को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन है यानी 3 + 2 √5 इसको हल करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, 3 + 2 √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हम इसके विपरीत मान के चलेंगे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। लेकिन हम मानते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये परिमेय संख्या हमने माना है तो ये p बटा q के रूप में होगी। यहाँ पे p व q है, p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है और q का मान है वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा। यदि परिमेय संख्या हो तो इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ q यानी हर का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब देखिए इस पक्ष को हमें क्या करना है, हल करना है। यहाँ से देखिए अंडरूट वाली संख्या को एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी संख्याओं का हम पक्षांतरण कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 का पक्षांतरण करना है। तो देखिए 2 √5 = p बटा q पहले से था, 3 यहाँ प्लस है, पक्षांतरण करने के बाद हमें प्राप्त होगा माइनस। पहले इसको हल करते हैं। 2 √5 = यहाँ 1 मानो और यहाँ इन दोनों का हमें घटाव करना है, तो इनका लघुत्तम लेना होगा। q और 1 का लघुत्तम यहाँ पे हम लेते हैं, लैसा होगा वो q ही होगा। अब देखिए q को q से विभाजित किया, 1 को ऊपर p से गुणा किया, p माइनस, ये माइनस। 1 को q को 1 से विभाजित किया q, और q को ऊपर 3 से गुणा करने पर 3q। अब देखिए हमें सिर्फ √5 को एक तरफ रखना है, बाकी संख्या को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो ये 2 है वो √5 के गुणा के अंदर है, इसको हम दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में होगा, यानी p - 3q बटा 2q। अब देखिए √, की संख्या एक तरफ है, बाकी सभी संख्याएं एक तरफ है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, p और q हमने पहले ही पूर्णांक बताया है, और ये जो संख्या है 3 व 2 ये हमेशा पूर्णांक ही है, 3 व 2 हमेशा पूर्णांक है। और हमें पता है कि पूर्णांक है वो p बटा q के रूप में यदि लिखा गया है तो उसे हमें
परिमेय संख्या बोलेंगे। तो यानी यह संख्या होगी वो परिमेय संख्या होगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ P Q 2 और 3 पूर्णांक हैं, अतः P-3Q बट्टा 2Q एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए, यदि यह परिमेय संख्या है तो यहाँ पे √5 है वो भी परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या है। क्योंकि हमें पता है कि 5 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का अंडर रूट यानी वर्गमूल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ पे हमने √5 को परिमेय संख्या बताया है जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे लेकिन √5 के लिए हमारा कथन असत्य है, यानी √5 है वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब √5 यदि परिमेय संख्या नहीं है तो संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब यदि ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। और याद रखना है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या की गणितीय संक्रिया करवाई जाए तो वो क्या कहलाती है? एक अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। तो √5 के साथ में हमने यहाँ पर 2 को गुणा किया और 3 प्लस किया, यानी गणितीय संक्रिया की, तो ये पूरे की पूरी समीकरण है वो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, जो कि हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे और हल करेंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। यानी अब की बार हमें √2, √3, √5 और √7 सिंगल संख्याएं हैं, इन्हें हमें क्या करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए हम इसका हल करते हैं। इसमें से कोई एक संख्या हम लेंगे, प्रत्येक सवाल है उसी के अनुसार उसी तरीके से करते रहना है। देखिए पहले हम एक क्वेश्चन जैसे इसके लिए कर रहे हैं कि मान इसे सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन पिछले सवाल के अनुसार इसे भी मानना है कि ये परिमेय संख्या है। अब देखिए क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखोगे √2 = P/Q। अब यहाँ जरूरी नहीं है आप P/Q लेते हो, यहाँ पे A/B भी ले सकते हो, X/Y भी ले सकते हो, ये तो हमें मानना है। और यहाँ P/Q 2 सह अभाज्य पूर्णांक हैं यहाँ, और Q ≠ 0। यहाँ P/Q 2 सह अभाज्य पूर्णांक लेते हैं। अब ध्यान दीजिए कि सह अभाज्य पूर्णांक होते क्या है? ऐसे 2 या 2 से अधिक पूर्णांक जिनका गुणनखंड सार्वय गुणनखंड सिर्फ एक हो, यानी इनका यदि हम गुणनखंड करते हैं तो इसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड या सर्वनिष्ठ गुणनखंड है वो ओनली फॉर एक आना चाहिए। ठीक है, तो ये तब ये दोनों पूर्णांक वो सह अभाज्य पूर्णांक होंगे। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए हम इसका
वज्र गुणन कर लेते हैं। तो देखिए कि हम √2 को q से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर होगा √2q इक्वल टू p को 1 से गुणा करते हैं तो होगा p। यहाँ हम इस जो समीकरण है इसका वर्ग करते हैं तो हम लिखेंगे वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग होगा वो 2 होगा, q का वर्ग करोगे तो q की स्क्वायर होगा, p का वर्ग करोगे तो p की स्क्वायर होगा, जिसको हमें समीकरण नंबर 1 नाम देना है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये 2 है वो q की स्क्वायर का गुणांक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि q की स्क्वायर इक्वल टू p की स्क्वायर बट्टा 2। अब देखिए ये 2 p की स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब ध्यान रखना है यदि कोई संख्या p की स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो अकेले p को भी विभाजित करेगी। जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, आप ले लेते हो कि 10 का वर्ग कितना होगा 100। यदि इस 100 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं तो इस 10 को भी हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। इसी नियम के अनुसार हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ 2p की स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, p को विभाजित करेगा तो 2 इसका क्या होगा गुणनखंड, अतः p का गुणनखंड 2 है, p का गुणनखंड है 2। इस बात को हम आगे ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अन्य पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक, 2 तो हमने पहले p व q 2 पहले लिए, अन्य तीसरा पूर्णांक मान लेते हैं p इक्वल टू 2r। मान है वो समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए p का मान समीकरण 1 में रखना है, p हमारा 2q की स्क्वायर लिखते हैं, 2q की स्क्वायर इक्वल टू p की स्क्वायर यानी p के स्थान पे हमें रखना है 2r और p की स्क्वायर है तो 2r की भी स्क्वायर। अब देखिए इसको सरल करते हैं, 2q की स्क्वायर इक्वल टू 4r की स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और r की स्क्वायर। 2q की स्क्वायर का गुणांक है तो इसको आगे पक्षांतरण करने पर ये भाग में होगा तो q की स्क्वायर इक्वल टू 2r की स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 2 है वो r की स्क्वायर का गुणांक है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो r की स्क्वायर इक्वल टू q की स्क्वायर बट्टा 2, ये भी हम लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे 2 है वो q की स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वो ही कंडीशन जो हमने पहले अप्लाई की थी। यहाँ 2q की स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा, अतः q का गुणनखंड 2 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए p का गुणनखंड 2 है और q का गुणनखंड भी 2 है, इसका मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हुआ 2। यहाँ p व q का उभयनिष्ठ बोल सकते हैं, सर्वनिष्ठ बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब ध्यान दीजिए हमें क्या करना था कि p व q को सह-अभाज्य संख्या माना था, इसका मतलब इसका गुणनखंड है वो ओनली फॉर 1 आना चाहिए, लेकिन हमें प्राप्त हो रहा है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 2 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हमने जो प्रारंभिक कल्पना की थी वो क्या हो गई
गलत हो गई, असत्य हो गई, इसलिए √2 क्या होगा, एक अप्रिमेय संख्या होगा। अतः हमारी कल्पना असत्य है, इसलिए √2 एक अप्रिमेय संख्या होगी। तो देखिए बच्चों, यहां पर कि जिस प्रकार हमने इस √2 को लेकर हल किया है, सेम उसी कंडीशन हमें √3, √5, √7 में लगानी है। तो जहां पर हमारे पास √2 है, उसके स्थान पे √5, √3 और √7 लेकर हम इनको हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।